नमस्कार सभी को। तो पिछला वर्ष जो है बीत चुका है और मैं चूँकि वीडियोस बनाता हूँ तो वर्ष के अंत में चूँकि मैं कलकत्ते नहीं था तो मैं वीडियोस नहीं बना सका। और मैं जब अब यहाँ आ चुका हूँ तो मैं वर्ष के अंत में मैंने तय कर रखा था कि मैं इस वर्ष पिछले वर्ष यानी 2025 में जितनी भी पुस्तकें पढ़ूँगा उन्हें आप सभी से साझा करूँगा। जो भी मेरे श्रोता हैं, जो भी दर्शक हैं, मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और मैं इन पहलुओं पर बात करूँगा कि मैंने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी, किन किन भाषाओं में है वो, मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ और इसके पीछे का क्या कारण है, और मैं इसके लिए कहाँ से मोटिवेशन पाता हूँ। तो सभी पहलुओं पर बात करता हूँ एक एक कर। सबसे पहले तो मैं तो पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो वीडियोस बनाने की क्या आवश्यकता है। तो चूँकि मैं भले ही शौकिया रूप से ही लेखन का कार्य और पठन का कार्य करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, तो मेरे लिए भाषा पर पकड़ बनाना आवश्यक है, चाहे वो बोलने के लिए हो या लिखने के लिए हो। तो मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरी बोली जो है, जो भी मैं वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ वो निखरे। चूँकि मैं तो मानता हूँ सब कुछ भ्रम ही है, लेकिन जीवन जीना है तो कुछ भ्रम जीवन में बना रहे। हालांकि मैं दार्शनिक नहीं होना चाहता हूँ, मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूँ कि मैं अच्छा लिख सकूँ, अच्छा बोल सकूँ, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि हर चीज़ का एक बाय प्रोडक्ट आ जाता है, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में जो 10, 15, 20 लोग जो भी इस वीडियोस को देखते हैं, कम से कम उन्हें भी उस पुस्तक के बारे में या किसी विचार के बारे में, किसी पहलू के बारे में, किसी संदर्भ के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती है, तो उनका भी इस क्षेत्र में रुचि बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक कार्य है, तो मैं इसलिए करता हूँ ये। अगला जो पहलू है, अगली जो वजह है वो है कि मैं लिखने के क्रम में मैंने पाया कि मैं शायद बोलने में उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाता हूँ, नुमाइश जो है मेरी अच्छी नहीं रही। कॉलेज के वक्त से ही मैंने ये अनुभव किया है कि शायद मैं अच्छा लिखता हूँ भी, तो जो मेरे मित्र और थे जो पढ़ते बहुत अच्छा थे, तो उनकी प्रस्तुति मुझे बहुत प्रभावित करती थी। और इस वजह से मैं सोचा कि मैं बोलूं तो मैं शायद अच्छा बोलने लगूं, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में जब अभ्यास करते रहते हैं तो आप धीरे धीरे उस क्षेत्र में अच्छा हो जाते हैं। तो इसी कड़ी को पकड़कर मैं इस कार्य को शुरू किया हूँ। अब अगले पहलू पर आते हैं कि मैं इस वर्ष कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ पाया हूँ, वो किस भाषा में है। तो मुख्य रूप से मैं हिंदी की ही पुस्तकों को पढ़ पाया हूँ, और मैं एक एक कर उन पुस्तकों पर चर्चा करता हूँ। सबसे पहली पुस्तक जो मैंने पढ़ा वो है दिव्या। ये एक उपन्यास है जो यशपाल द्वारा लिखित है। और अगली पुस्तक भी एक उपन्यास है, परख, जो जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित है। अगला एक यात्रा वृतांत है जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखित है, आखिरी चट्टान तक। अगला एक नाटक है, रति का कंगन, ये सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित है। अगला एक और उपन्यास, ढलती सांझ का सूरज, मधु कांकरिया। अगला एक संस्मरण, मेरे प्रिय लेखकों में से एक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित ऋण जल धन जल। एक और बहुत छोटा सा नाटक मोहन राकेश का, आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही मार्मिक
और आवश्यक चीज़ जो हमें पढ़ना चाहिए। अगला एक निबंध संग्रह है, लेख संग्रह है, जो हिंदी के महानतम कवियों में से एक, जो मेरे सबसे प्रिय हैं, मेरे बचपन से जिन्हें मैंने पढ़ा, जो शायद मेरे साहित्यिक यात्रा, चाहे मैं पाठक के रूप में इस यात्रा से जुड़ा हूँ या फिर कुछ थोड़ा बहुत जो रच लेता हूँ, लिख लेता हूँ, तो मैं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के वजह से ही है ये। मैं बचपन से ही उनको पढ़ता सुनता रहा, और दिनकर मेरे लिए ऐसा है कि दिनकर को मैं विश्व कवि कहता हूँ। दिनकर से मैं नहीं जानता, मैं नहीं देखा उन्हें, लेकिन मैं उनसे भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता हूँ। ये मेरे लिए एक मिस्टिक वर्ल्ड है उनका, दिनकर का पूरा जो साहित्यिक संसार है, मेरे लिए एक अलौकिक संसार है। मैं दिनकर से ऐसा ही जुड़ाव महसूस करता हूँ। शायद दिनकर होते और मैं उनसे मिल पाता कभी, तो मैं भाव विभोर हो जाता, रो पड़ता। ऐसा है सच में। अभी भी मैं जब ये बोल रहा हूँ तो मुझे गुजवंश हो रहा है, अभी मेरे रोए खड़े हो चुके हैं। तो ये दिनकर का एक निबंध संग्रह। दिनकर की कविताएं हालांकि मैं पढ़ता रहता हूँ, और कविताओं को मैं हालांकि वो भी एक पठन का ही कार्य है, वो भी किताब पुस्तक को पढ़ना ही है, एक यात्रा पर जाना है, लेकिन मैं कविताओं को अपनी समीक्षा में शामिल नहीं करता हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कविताएं जो है वो आपके दिनचर्या में है, आप उसे रोज़ पढ़ते हैं। कविताएं आपके दिमाग में, आपके दैनिक जीवन में, आपके विचारों में भी तैरती रहती हैं, यात्राएं करती रहती हैं। तो कविताओं को मैं समीक्षा में नहीं रखता हूँ, इस कड़ी में नहीं रखता हूँ। तो ये पुस्तकें हैं कुल, मैं जितना देख पा रहा हूँ कुल 8 पुस्तकें हैं, और मैं सच में बहुत दुखी हूँ कि मैं इतना कम पढ़ पाया। तो मैं इतना कम क्यों पढ़ पाया, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि सोशल मीडिया जो, और मैं ये भी कैसे विरोधाभास की बातें कर रहा हूँ कि इसी सोशल मीडिया पर मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ और उसी सोशल मीडिया की आलोचना कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारा वक्त ले लेता है, जो वक्त मैं पढ़ने में दे सकता हूँ काम के अलावा, कि शायद मैं कोई पुस्तक पढ़ लूँ, तो उस वक्त मैं रील्स चलाने लगता हूँ या फिर कुछ इस तरह के जो जिसका कि कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मैंने दिमाग पे उससे बल ही पड़ता है, और वो एक षड्यंत्र है। मैं ये चाहे वो कैसा भी कंटेंट वहाँ हो, किसी भी तरह की रचनाएं वहाँ हो, मैं साहित्यिक रचनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। आप साहित्यिक रचना से शुरू करते हैं और पता नहीं कहाँ आप पहुँच जाते हैं, तो उसका जो एक एल्गोरिदम है वो एक कैपिटलिस्ट मार्केट जिसको पूरी तरह से पूंजीवादियों के गिरफ्त में है, तो मैं उसमें खो जाता हूँ। वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सबसे बड़ा वजह है, मेरा सबसे बड़ी वजह है, सॉरी। तो मैं पुस्तकें क्यों पढ़ता हूँ, ये मेरे लिए कैसा अनुभव है, और मैं जिन पुस्तकों को इस वर्ष पढ़ा उस पर बात करता हूँ। तो मेरे लिए पुस्तक पढ़ना बहुत ही ऐसा अनुभव है कि जैसे मुझे अच्छा लगता है और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, और मुझे वो कहीं ना कहीं इस शोर से दूर लेकर जाता है। ये जो दुनियावी शोर है उससे दूर लेकर जाता है। भले ही वो दुनिया की ही बातें करता है, परंतु वो कुछ पल के लिए ही, लेकिन वो उस एक बहुत ही गड्ढमड्ढ दुनिया के कथ्य में भी मुझे एक यूटोपियन सोसाइटी, मुझको एक आदर्शवादी समाज की कल्पना जो लेखक के मन में है कम से कम, वो देखने के लिए मिलता है। तो मुझे पुस्तकें वहाँ लेकर जाती हैं। वो एक सच्चाई
से अवगत कराती हैं। भले वो उनमें कभी कभी विचारधाराओं का पुट होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं लेखकों को जब भी पढ़ता हूँ, चाहे मैं उन्हें अगर जानता भी हूँ बहुत बार कि ये इस विचारधारा के तरफ झुके हुए, लेकिन मैं जब उनकी पुस्तकें पढ़ता हूँ तो मुझे वो विचारधारा की झलक जो है वो नहीं दिखती है, क्योंकि मुझे लगता है जब लेखक लिखता है तो बहुत स्वतंत्र होकर लिखता है। वो सब कुछ पीछे छोड़ देता है। मैं भी कविताएं लिखता हूँ तो मैं अपनी विचारधारा, जो भी मेरी विचारधारा है, हर मनुष्य विचारधारा से प्रभावित है, उससे पोषित है, तो मैं अपनी विचारधारा को पहले किनारे रखता हूँ, बहुत किनारे रखता हूँ, इतना दूर रखता हूँ कि वो मुझे मेरे लिखने के क्रम में दिखे भी नहीं, इतना दूर रखता हूँ, भले मेरे दैनिक जीवन में हो। तो मैं जिन लेखकों को इस वर्ष पढ़ पाया हूँ, मुझे उनमें एक साधक दिखता है, और मैं भी उसी तपस्या के क्रम में बढ़ना चाहता हूँ। आदमियत की, मानवता की उस दौड़ में, उस सुंदर यात्रा में, एक सुवासित और बासंती हवाओं से जो एक सचमुच बहुत सुंदर और सुखद यात्रा है, उसमें जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ। और कविताएं तो मेरे लिए बहुत ही सुखद हैं, लेकिन उपन्यास और लेख और निबंध संग्रह जो मैं पढ़ता हूँ या फिर नाटक पढ़ता हूँ, वो मेरे विचारों को खंगालती है। वो एक तरह से मेरे सारे बुरे और अच्छे विचारों का खरल है, वो समेट कर मुझे कुछ अमृत देती है। तो मैं इसलिए पुस्तकें पढ़ता हूँ। खैर, मैं व्यंजना में अधिक बातें नहीं करना चाहता हूँ। अभिधा में ये कहता हूँ कि पुस्तकें कहीं ना कहीं मुझे सुख प्रदान करती है, और इसलिए मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ। और जिन पुस्तकों को मैं इस वर्ष पढ़ा, उसमें क्या विशेष था और उससे मैं क्या सीखा। जब मैं ये कहता हूँ उससे मैं क्या सीखा, तो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि ये थोड़ा पूंजीवादी सोच है कि हम हर चीज़ से कुछ सीखें ही, हर कुछ से कुछ प्राप्त ही करें। तो उससे मैं कुछ प्राप्त नहीं करता हूँ, कुछ प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। आप कितना अपने स्तर पर और शांत होते जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि विचार शून्यता जो है, साक्षी भाव का हो जाना जो है, वो सबसे सुखद है, कि आप कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विचार भी बंधन है। तो उपन्यास मुझे विचार के उस कुएं में लेकर तो जाता है, लेकिन मैं जब उस कुएं से बाहर आता हूँ तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मुझे ठंडी हवाओं का झोंका मेरे चेहरे को, मेरे तन बदन को, मेरी रूह को छू रहा है। और मैं महसूस करता हूँ कि मैं भाव शून्यता में हूँ। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो जिन पुस्तकों को मैं पढ़ा, जैसे दिव्या की ही चर्चा मैं करना चाहता हूँ। तो दिव्या जो है वो एक स्त्री की यात्रा है, एक स्त्री, सभ्य स्त्री की यात्रा जो प्रेम को चुनती है, और एक पुरुष जो बाहुबल को चुनता है। दोनों की यात्रा है। और स्त्री इस समाज से कैसे बंधी हुई है, पुरुष भी इस समाज से उस शक्ति की चाह में कैसे बंधा हुआ है, और स्त्री उस प्रेम की खोज में कैसे लालायित है। दिव्या इसको दर्शाती है कि इस स्त्री ने किसी विवाहित होना नहीं चुना, उससे बेहतर उसने एक नर्तकी होना चुना, कला को चुना, और कहीं ना कहीं अगर और सरल शब्दों में कहूँ तो वेश्यावृत्ति को चुना। लेकिन उसने किसी का प्रणय नहीं स्वीकार किया, पत्नी नहीं बनना चाहा, और अंत में उसने प्रणय स्वीकार किया भी, तो एक ऐसे व्यक्ति का जो स्वतंत्र है, जो किसी सामाजिक अवधारणाओं में नहीं पड़ता है। तो दिव्या की यात्रा आज की स्त्री की भी यात्रा है, आज की स्त्री की भी यात्रा है, जो कहीं न कहीं हजारों वर्षों से बेड़ियों में है, चाहे वो उसकी जो भी वजह है रही हो। तो यशपाल जो है उस स्त्री को उसके ही भीतर के धारणाओं से स्वतंत्र करते हैं,
मैं जब ऐसी कोई असभ्यता जैसी बात कहता हूँ, जैसे कि ऐसे मुझे लेबल दिया जा सकता है, लेकिन आप जब दिव्या पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि समाज जिसे सभ्यता की कसौटी पर रखकर आंका जाता है कि ये तो बहुत सभ्य है, लेकिन वो इतना विरोधाभास है, वहाँ इतना क्रूरता है, इतनी क्रूरता है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा मौलिक गुण जो है वो क्रूरता ही है। तो दिव्या पढ़ते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि स्वतंत्रता सबसे बड़ी कुंजी है, और उसके लिए अगर हमें कुछ कुर्बान भी करना पड़े तो वो कुर्बानी जो है वो जायज़ है। यशपाल यही कहते हैं, और यशपाल जब इस कुर्बानी की बात करते हैं तो वो स्त्री को उठाते हैं जो स्वतंत्रता से कितने शताब्दियों से लड़ रही है। चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी सभ्यता हो, पश्चिमी पूर्वी कोई भी कह ले कि हमारी स्त्रियां स्वतंत्र रही हैं, होंगी स्वतंत्र, मैं नहीं जानता। इतिहास की जो गड्ढमड्ढ स्थिति है, भविष्य में क्या होगा और भूत में क्या था, मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूँ। वर्तमान क्या है, लेखक वर्तमान पर ही कथ्य को गढ़ता है, और लेखक कथ्य जब कहता है तो वर्तमान के पात्रों से उठाकर, भले ही वो भूतकाल के किसी पात्र को उठाकर वर्तमान का सांचा देता हो, या वर्तमान के किसी पात्र को उठाकर भूत का सांचा देता हो, लेकिन उसके सारे कथ्य जो हैं वो वर्तमान से ही प्रभावित होते हैं, वर्तमान के विचारों से, वर्तमान के संदर्भों से, वर्तमान की राजनीति से प्रभावित होती है। अगली पुस्तक जो है परख भी जो है स्त्री पर ही केंद्रित एक पुस्तक है, और ये जैनेंद्र कुमार की पुस्तक है। जैनेंद्र कुमार की एक और पुस्तक मैंने जो कुछ दिन पहले, शायद पिछले वर्ष मैंने पढ़ी थी, सुजाता। और क्या पुस्तक थी, जैनेंद्र कुमार एक पुरुष जो है वो जब स्त्रियां कहती हैं कि स्त्रियों को पुरुष नहीं लिख सकता है, ये अभी एक फेमिनिज्म के जो बहुत पुरोधा हैं, जो स्त्रीवाद की बात करते हैं, वो कहते हैं कि पुरुष जो है वो स्त्रियों को जब भी लिखेगा तो चूँकि उसका स्व अनुभव नहीं है तो वो शायद न्याय नहीं कर पाए। लेकिन जैनेंद्र की स्त्री बहुत अलग ढंग से प्रकट होती है। परख की स्त्री एक गवें स्त्री है। जब हम सोचते हैं कि प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रगतिवादी स्त्री क्या हो सकती है, शहर में रहने वाली, बड़े कॉलेजों में पढ़ने वाली, बड़ी बड़ी डिग्रियां जिन्हें प्राप्त हो, जो बड़े विचारों में से आई हों, ऐसा। लेकिन जैनेंद्र की जो परख की स्त्री है वो एक गवई स्त्री है। गवई स्त्री का गवई प्रेम है, और गवई स्त्री का एक गवई स्वतंत्रता की चाह और गवई त्याग, सब कुछ गवई है। पुरुष पात्र जो है वो अगर सभ्यता की कसौटी पर रखे तो अधिक सभ्य है, उस शहरी है, और शायद गरीब भी नहीं है। लेकिन परख की जो स्त्री है वो गरीब है, गवई है, सब कुछ है, लेकिन उसके विचार की जो उज्ज्वलता है, वो उसके जो मानक हैं, स्त्रीत्व के मानक, सामाजिक मानक, हर मानक आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि बहुत छोटा महसूस कराते हैं, लघु महसूस कराते हैं कि जैनेंद्र की स्त्री तो सचमुच आज पुरुषों और स्त्रियों दोनों को उस स्त्री को समझना चाहिए, जानना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि जब मैं ये कह दूँ कि स्त्रियों को सिर्फ जानना चाहिए तो नहीं, परख की स्त्री से पुरुष और स्त्री दोनों समझ सकते हैं कि उच्चता क्या होती है। अगली पुस्तक है आखिरी चट्टान तक। ये मोहन राकेश द्वारा लिखित रचित एक यात्रा वृतांत है, जो कि उनके दक्षिण की यात्रा है। और मोहन राकेश बहुत बड़े ही
अलबेले से ढंग से अलबेले से लेखक हैं। उनकी पुस्तक जो हमने पढ़ा आषाढ़ का एक दिन, उससे हमें समझ आता है कि मोहन राकेश किस तरह के लेखक हैं। तो उनका यात्रा वृत्तांत आप पढ़ सकते हैं, बहुत पतली सी छोटी सी पुस्तक है। अगली पुस्तक जो मैंने पढ़ी, ढलती सांझ का सूरज, मधु कांकरिया। मधु कांकरिया जी जीवित हैं और ढलती सांझ का सूरज जो है वो भारतीयता की बात करता है। आज राष्ट्रवाद जो है उसको किस तरह से बेचा जा रहा है, उसको किस तरह से एक वैचारिक अमली जामा पहनाया जा रहा है और कैसे उसे एक खूनी संघर्ष की तरह पेश किया जा रहा है। लेकिन मधु कांकरिया का जो राष्ट्रवाद है, मैं राष्ट्रवाद नहीं कहूँगा, क्योंकि शब्दों जैसे आज धर्म जो है, कल तक धर्म क्या था, धर्म के मायने अलग थे, आज वो शब्द जो है विकृत हो चुका है। उस तरह राष्ट्रवाद भी एक विकृत आज मानक बन चुका है। राष्ट्रवाद वही बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी, नेहरू और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। अभी कुछ लोग कहेंगे ये सारे कांग्रेस के लोग हैं। नहीं भाई, सब लोग कांग्रेस के लोग नहीं हैं, तब वो स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं सावरकर का भी नाम लेता हूँ। सावरकर का जो राष्ट्रवाद है, हालांकि बाद के दिनों में उनमें उनके विचार बदले, लेकिन उनके जो देश के प्रति, देश की जो अवधारणा है, नेशन की जो अवधारणा है, उसके प्रति उनका जो त्याग है, जो राष्ट्रवाद की बात तब थी, आज के राष्ट्रवाद महज एक राजनीतिक टूल किट बन चुके हैं और उससे लोगों को बरगलाया जा रहा है। लेकिन मधु कांकरिया का जो राष्ट्रवाद है, मधु कांकरिया जो इस राष्ट्रीयता की बात करती है, जिस भारतीयता की बात करती है, वो बहुत ही सुंदर है। वो बात करती है कि हम भारत के लोग किस तरह से सोचते हैं, हमारा भावना पक्ष जो है वो कितना सुगठित है, कितना सबल है, कितना सुखद है, कितना बलशाली है। हमारा भावना पक्ष जो है वो सबको समाहित कर लेने वाला है और उसी से उसका एक इस पुस्तक का जो एक नायक है वो निकलता है स्विट्ज़रलैंड की गलियों से और भारत आता है। और फिर भारत में वो किसानों के लिए कार्य करता है, मराठवाड़ा के किसानों के लिए वो कार्य करता है जो कि आत्महत्या कर रहे हैं। और वहाँ उसे अपनी भारतीय माँ की उच्चता के बारे में जानकारी मिलती है और वो ऐसा महसूस करता है कि जिस माँ से वो 20 वर्ष से नहीं मिला, उस माँ में सचमुच भीमराव और विवेकानंद के गुण थे, जो सचमुच समाज को एक अलग ही आँख से देखती है, अलग ही चश्मे से देखती है। और फिर वो प्रभावित होता है और वो भारत में रहता है और फिर भारत में उससे वो अपनी माँ से मिलने के क्रम में अपने आप को ढूंढता है। और काफ़ी मार्मिक संदर्भ हैं इसमें, बहुत सारे। आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि हमारे देश में सच में किसानों की क्या स्थिति है, कितने हाशिए पर हैं वो, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से। अर्थव्यवस्था ही तो सब कुछ तय करती है। तो ये पुस्तक बहुत कुछ कहता है। भारतीयता का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर अगर किसी उपन्यास को कहा जा सकता है जो मैंने पढ़ा अब तक, वो इस पुस्तक को कहा जा सकता है। वो रीयूज, रिसाइकल की बात करती है। हम जुगाड़ू हैं और जुगाड़ू होना अच्छा बात है। कितना कुछ आप खोद कर सब कुछ ज़मीन से निकाल लेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? चांद पर निकालने,
फिर जाएंगे मंगल पर निकालने। हम इस प्रकृति से ही जन्मे हैं और इस प्रकृति को सुंदर रखना, सुंदर बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी की बात बीच बीच में मधुर कांकड़िया कहती हैं और कहती हैं कि ये हमारी भारतीयता में रचा बसा है। तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए, हमें लगता है। अगला पुस्तक रिंजल धंजल। ये रेणु और इस संस्मरण में अज्ञे भी आते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। तो रेणु रिंजल और धंजल में बताना चाहते हैं कि सुखाड़ और बाढ़ की स्थिति कैसी है बिहार में। ये 1966 और 1975 के आसपास लिखा गया संस्मरण है। तो रेणु बताते हैं कि कैसे बिहार जो है तब भी हाशिए पर था। और मैं जब इन संदर्भों को पढ़ रहा था, इस संस्मरण को पढ़ रहा था, आप पढ़ेंगे तो आपका सीना फट जाएगा। तो क्यों जब मैं इससे और अधिक जुड़ा इसलिए महसूस करता हूँ क्योंकि शायद आप जिस मिट्टी से जन्मे हैं, मैं नहीं हूँ आस्तिक, लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ तो है कि आप जिस मिट्टी से जुड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं आप में होता है। वो एक ऐसा सर्किट जैसा है कि वो आप अगर कोई एक सर्किट जोड़ दिया जाए, उस बारे में कोई बात भी करे तो आप ऐसा महसूस करते हैं। खासकर आप कहीं दूर बैठे होते हैं तो आप जरूर महसूस करते हैं कि आपके शरीर में जो है वो विद्युत दौड़ने लगी, आपके शरीर में जो है वो अलग तरह की ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो उस बिहार के बारे में चर्चा करते हैं, उसके सुखाड़ के बारे में, उसके बाढ़ के बारे में। एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें कि पद्मा नदी की बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना के बारे में कहते हैं। रेणु के पद्मा नदी में एक घोंसला है चिड़िया और चिड़ा का, और उसके बच्चे हैं। और पद्मा रिवर जो है, पद्मा नदी जो है वो एकाएक से उफान पर आ जाती है और फिर वो घोंसला गिर जाता है और उसके बच्चे डूब जाते हैं, वो चिड़िया भी डूब जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी के समकक्ष रेणु एक बिहार के, उत्तर बिहार के लोकगीत की बात करते हैं जिसमें जो एक नवविवाहिता रहती है वो अपने भाई और पिता को याद करती है कि बारिश का दिन आ गया है, अब जो है वो उसको अपने मायका जाना है। और जो है उसके भैया और उसके पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। और ऐसे इस क्रम में फिर उसका भाई आता है और उस समय कोसी जो है वो उफान पर होती है और उसका भाई जो है वो काशी और कुश से एक बेड़ा बनाता है, जो कि बेड़ा मजबूत नहीं होता है, बेड़ा डूब जाता है और फिर स्त्री डूब जाती है। और वो कहती है कि अब जब भी कोई पिता अपने पुत्री को किसी नदी के पार ब्याहे तो उसे एक नाव भी वो जरूर दे। तो ये घटना जो है वो उत्तर बिहार की एक सामान्य घटना है जिसकी बात करते हैं रेणु। और आप जब इसको पढ़ते हैं, मैं शायद उतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाया, लेकिन जब आप इस घटना को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सचमुच ये कितना बड़ा अन्याय है इस देश के साथ, इस राज्य के साथ, इन लोगों के साथ। अगली पुस्तक आषाढ़ का एक दिन, ये मैं पहले पे पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि मैं इसे फिर से पढूं। फिर से वही महान कवि कालिदास और उनकी प्रेमिका मल्लिका और उनकी माँ, मल्लिका की माँ अंबिका, इन्हीं पात्रों के आसपास नाटक। कालिदास किस खोज में है? कालिदास महानता की खोज में उज्जैनी जाते हैं, अपने पर्वत वाले
गांव को छोड़कर, और मल्लिका पीछे इंतज़ार करती रहती है और मल्लिका इंतज़ार ही करती रह जाती है। इंतज़ार एक त्याग सा प्रतीत होता है। और फिर विलोम, जो कि कालिदास का ही एक मित्र होता है, विलोम से विवाह हो जाता है मल्लिका का अंततः, जब अंबिका मर जाती है तो। और फिर कालिदास लौट कर आता है उज्जैनी से, जब उसका मोह भंग होता है, जब वो मातृगुप्त बनकर कश्मीर का शासक बनता है, और फिर वहाँ भी उसका चित्त नहीं लगता है, तो फिर लौट कर वो अपने गांव आता है और मल्लिका से मिलता है। और कालिदास महानता की खोज में और मल्लिका प्रेम की खोज में दोनों अधूरे रह जाते हैं और नाटक का अंत हो जाता है। कालिदास किवाड़ लगाकर चला जाता है। कालिदास जब उज्जैनी के लिए निकलता है, उस दिन भी बारिश हो रही थी। कालिदास जब मल्लिका से मिलने आता है, उस दिन भी बारिश हो रही थी और कालिदास किवाड़ लगाकर चला जाता है। नाटक खत्म हो जाता है और आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका दिल भर आया है। आप भारी मन से पुस्तक रख देते हैं और फिर वही भाव शून्यता। अगली पुस्तक एक निबंध संग्रह है, हमारी सांस्कृतिक एकता, दिनकर द्वारा लिखित एक निबंध संग्रह। दिनकर कहते हैं कि भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जो अपने भीतर सब कुछ समाहित कर लेता है। इसमें एक अजीब समरसता है। ये अच्छा है बुरा है मैं नहीं जानता। मैं आज के संदर्भ में जब इसे पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, तो मुझे नहीं समझ आता है कि दिनकर क्या कहना चाहते हैं। दिनकर की आंख से जब मैं देखूं तो समझ पाता हूं कि दिनकर समरसता की बात करते हैं। दिनकर कहते हैं कि भारतीय समाज, और ख़ासकर वो इस पर जोर देते हैं उस समय के एक टर्मिनोलॉजी पर, जो कि हिंदू समाज जो है वो सब कुछ समाहित कर लेता है खुद में। हजारों लाखों दर्शन जो इस देश में आए, हजारों लाखों तरह के लोग जो इस देश में आए, वो अंततः यहीं के हो गए। चाहे वो किसी भी विचारधारा को लेकर आए हों, किसी भी धर्म को लेकर आए हों। आज के संदर्भ में शायद मैं देखता हूँ तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि दिनकर शायद आज रहते तो किस तरह से देखते, और मैं विचारधारा को पुनः अपने पीछे रखता हूँ। विचारधारा हो, सत्य हो, जो भी हो, मैं इस मसले में अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन दिनकर अगर आज देखते हैं और हमारी सांस्कृतिक एकता की बात करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप उन हिंदू मुसलमान के संदर्भ में कैसे देखते हैं वो इस चीज़ को? मैं नहीं समझ पाता हूँ। वो एक शब्द में कहकर निकल जाते हैं कि भारत में तो जितने भी मुसलमान हैं वो पहले हिंदू थे, उसमें से 95% जो है 95% लोग जो हैं वो हिंदू थे, इसीलिए उनकी संस्कृति, उनके धर्म भले अलग हों, उनकी संस्कृति यही है। लेकिन इतना खून खराबा देखकर वो क्या कहते हैं? कैसे इस दर्शन को सचमुच दोनों ओर जो आग लगाई जा रही है कैसे पहुंचाते हैं? लोग मुझे इस्लामोफोबिक कहेंगे, लेकिन मैं जब इस पुस्तक को पढ़ा तो मैं अपने इस्लामोफोबिया को पीछे रख कर पढ़ रहा था। फिर भी मैं नहीं सोच पाया कि दिनकर कैसे आज के कट्टरता को, खासकर जो इस्लामिक कट्टरता है जो पूरे विश्व में है, और मैं इस्लामिक कट्टरता की बात जब भी करता हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस धर्म के लोग जो है वो कट्टर हैं। इस धर्म के पीछे जो इसको भुनाने की कोशिश करते हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, वो उन्हें इस ओर एक
लूप होल दिखता है और इस लूप होल से वो इसका प्रयोग कर लेना चाहते हैं। लेकिन इस बात को कैसे समझाया जाए, इस बात को भारतीय मुसलमान तक कैसे पहुंचाया जाए, मैं नहीं समझ पाता। शायद मैं मुसलमान होता तो मैं ये कहता तो शायद वो 10-5 लोग जो सुनते वो समझ पाते, लेकिन चूंकि मैं कहूँगा तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर दिनकर भी कहते तो शायद वो उनका प्रभाव नहीं पड़ता। इस दिनकर को कौन मुस्लिम पढ़ रहा है, नहीं पढ़ता है। मुझे नहीं लगता कि हिंदी साहित्य में मुस्लिमों की बहुत अधिक रुचियाँ हैं, बहुत कम लोग हैं। तो भारतीयता की जब बात करते हैं दिनकर, तो वो सबकी बात करते हैं। हम बोलते हैं हमारी साझा संस्कृति है, और हमारी ऐसी संस्कृति है, वो हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, बौद्धों की बात करते हैं, सिखों की बात करते हैं, जैनों की बात करते हैं, सभी तरह के दर्शनों की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि कैसे अच्छाई बुराई, ऑस्ट्रिक, निग्रो, आर्यन, द्रविडियन, जो भी यहाँ, कैसे हम एक ही हो गए। दिनकर ये कहना चाहते हैं कैसे उनमें समरसता है। तो दिनकर की इस पुस्तक को लोग पढ़ें, और मैं तो कहता हूँ हर कोई पढ़े, और उनके अंदर जो भी जहर है वो निकल जाएगा। ये एक एनेक्डोट का काम कर सकता है। जो भी लोग जहरीले हैं उनके जहर को निकालेगा ये एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा निबंध संग्रह है। और दिनकर राह भी दिखाते हैं। दिनकर की सबसे बड़ी खूबी है कि दिनकर सिर्फ आलोचना नहीं करते हैं, जो आज मैं, चूँकि ये कुछ हद तक राजनीतिक अवलोकन भी करती है पुस्तक, इसलिए मैं उस ओर भी जाता हूँ। दिनकर की पुस्तक जो है, हमारे वाम में बैठे जो लोग हैं और दक्षिण में बैठे जो लोग हैं, दोनों को पढ़ना चाहिए, और उनको उनके अंदर जो एक दोहरापन है, उनसे उस दोहरेपन से जो एक जहर, एक ग्रंथि जो उनके अंदर विकसित हो चुकी है, चाहे वो कितने भी बड़े बुद्धिजीवी हों, मैं देखता हूँ कि बहुत बड़े बुद्धिजीवी जिनका प्रभाव है, बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर गीतकार हैं। मैं जावेद अख्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जावेद अख्तर को तो बहुत अच्छा और बहुत ही सजग गीतकार मानता हूँ, और मैं उन्हें धन्यवाद कहता हूँ कि वो जो भी विचार रख रहे हैं आज समाज में, चाहे जिस भी प्रकार से उन्हें कोई कुछ भी कहे, वो जिस तरह के विचार रख रहे हैं समाज में, वो समाज को जोड़ने का काम करेगी, तोड़ने का नहीं। मैं अन्य सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। वो पढ़े दिनकर को और फिर विचार करें कि वो किस ओर जा रहे हैं। अगर उनमें नेशन थ्योरी, इस देश की अवधारणा के पुट हैं उनके अंदर, अगर वो देश को मानते हैं तो उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, और उनमें एक वैश्विक सोच भी आएगी, एक विश्व मानव की सोच आएगी। देश के साथ साथ जो एक वसुधैव कुटुंबकम का विचार है वो उनके अंदर आएगा, अवश्य आएगा दिनकर को पढ़कर। तो ये पुस्तकें हैं, और कुछ पुस्तकें हैं जो मैं पढ़ रहा था लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। जैसे मैं कृष्णा सोबती का रचना का गर्भगृह और निर्मल वर्मा की पुस्तक चीड़ों पर चांदनी बहुत हद तक मैं पढ़ चुका था, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। मैं कोशिश करूँगा कि उसे पूरा करूँ। और कुछ नहीं कहना है। मैं चाहूँगा कि इस वर्ष मैं अधिक से अधिक पढूं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं
मैं क्यों इतना लंबा वीडियो बना देता हूँ, मैं मुझे भी नहीं पता। फिर शायद कोई देखते नहीं है, इतना लंबा क्यों देखेंगे कोई। लेकिन जो भी है मुझे अच्छा लगता है। और जब मैं ये तय कर लूँगा कि ठीक ठाक लोग मुझे देखने लगे हैं, तो मैं फिर उस हिसाब से भी वीडियोस डालने लगूँगा कि वो छोटे हों। और मैं, ये तो मेरा व्यापार नहीं है, इससे मैं कोई राशि या कोई आय नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए ये बस अच्छा लगने के लिए, आपको भी अच्छा लगे तो आप मुझ तक बहुत ज़रूर पहुँचाइए। और मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ सबका, जो लोग भी मुझे सुनते हैं। आप मुझे ये भी बताएं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, ये भी बताएं कि मैं कैसे और बेहतर हो सकूं इंसान के स्तर पर। हालांकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, खासकर मेरे मित्र हिमांशु शेखर, जो मुझे पुस्तकें देते रहते हैं। मैं भी जो भी पुस्तकें पढ़ लेता हूँ मैं उन्हें दे देता हूँ। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। उनका मेरे व्यक्तित्व में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो चूँकि हमारी जो थोड़ी बहुत विचारधाराएँ, थोड़ी बहुत जो है वो मैं जैसे लोग मुझे लेबल करते हैं, लोग मतलब वो ही मुख्य रूप से मेरा मित्र ही मुझे लेबल करता है कि मैं सेंटर राइट हूँ और वो सेंटर लेफ्ट है। तो इसलिए हम लोग एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ कि ठीक है मैं सेंट्रल राइट या सेंट्रल लेफ्ट कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो अभी जो एक कह सकते हैं कि मैं भारतीयता या फिर मैं मानवता ही में मेरी विचारधारा है। मैं और मेरी कोई विचारधारा नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मुझे देश के प्रति है, मेरे अंदर लगाव है और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जिसने मुझे सब कुछ दिया है और चूँकि मैं बना ही चुका, जब हम सीमा बना ही चुके हैं, हम नहीं समझा सकते हैं, रक्तबीजों को नहीं समझा सकते हैं, उन्हें दर्शन का पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। कैसे लड़िएगा आप उनसे? कलम से नहीं लड़ सकते हैं उनसे। जिन उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास क्या नहीं है, उनके पास सब कुछ है। तो आप उनसे नहीं लड़ सकते हैं। आपको पहले उनसे बंदूकें उनके लिए, उनके खिलाफ बंदूक ही उठाना पड़ेगा। उसके बाद आप वो समझ जाएं, वो पढ़ लें, लिख लें, उसके बाद आप उन्हें दर्शन पढ़ाएं। वो एक रास्ता है। मैं भी प्रेम को ही मैं मानता हूँ, ईश्वर की भाषा है। वो हर कोई समझता है, उसे किसी भाषा की आवश्यकता नहीं। प्रेम की भाषा मनुष्य क्या, पशु भी समझता है। तो ईश्वर की भाषा प्रेम की भाषा है, जो भी ईश्वर है। मेरे नास्तिकों का ईश्वर जो है वो प्रेम का ईश्वर है। चाहे वो जो भी हो, वो बस प्रेम है और कुछ नहीं है, करुणा है। नास्तिकों का ईश्वर यही है। वो नहीं रहता है मंदिरों में, मस्जिदों में नहीं रहता है, गिरजाघरों में नहीं रहता है, वो कहीं नहीं रहता है। वो हमारे भीतर रहता है, हमारे दिल में रहता है। और मैं इसी अंतिम वाक्य के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद। और इस वीडियो को देखें अथवा नहीं देखें, जो भी करना है करें। बहुत लंबा है, पता नहीं, शायद आपको कुछ प्राप्त हो इससे। और हर बार कुछ प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीवन कोई प्राप्ति नहीं है, जीवन के कोई मायने नहीं है। लेकिन फिर भी जीवन के मायने हैं। हमें जीवित रहना है। अल्बर्ट कामू का सिसिफस की तरह हमें पत्थर को ऊपर लेकर जाते रहना है और फिर उसे यही अपने दिनचर्या में ढाल लेना है। यही है जीवन। धन्यवाद, फिर से धन्यवाद, शुक्रिया।